हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च का सबसे वायरल पेपर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो कि 100% बिल्कुल रियल पेपर है। अभी अभी ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये बिल्कुल वायरल हो चुका है, सभी जगह बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग इस पूरे पेपर को जल्दी से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ आप सभी को बताएंगे इस पेपर को। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को 825 ईजेड, ठीक है, इस पेपर को जितने भी स्टूडेंट तैयार करते हैं वो सभी स्टूडेंट का सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये सबसे वायरल सेट का पेपर है। ठीक है, आप लोग मात्र एक यानी सोशल साइंस के क्लास 10th सोशल साइंस के मात्र आप लोग इस एक सेट पेपर या 825 ईजेड पेपर को तैयार करके चले जाओ। आप लोग पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर पूरा का पूरा छाप कराओगे, बिल्कुल धुआं करके आओगे, बिल्कुल आग लगा कर आओगे। ठीक है, यानी पूरे 70 में 70 फोड़ करके आओगे, क्योंकि ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आप सभी के बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। और यहाँ पे 825 ईजेड ये पेपर सेट है। ठीक है, सबसे पहले अनुक्रमांक, और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिखना है। ये आप सभी के 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और ये पूर्णांक जो रहेगा ये 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पे आप सभी के जो सोशल साइंस का पेपर होता है इसमें 10 नंबर का आप सभी का आता है ये मानचित्र। ठीक है, भारत के मानचित्र को आखिरकार आपको कैसे भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से है कि मानचित्र। ठीक है, तो ये मानचित्र वाले क्वेश्चन 10 नंबर के पेपर में आप सभी के आते हैं इसमें। तो आपको ये मानचित्र को कैसे भरना है यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक भी बताने वाले हैं, जिससे आप लोग चुटकियों में इस मानचित्र को भर लोगे। ठीक है, और अपने 10 नंबर अपनी मुट्ठी में कर लोगे। बहुत पूरे के पूरे मानचित्र भर करके हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, और ये पेपर जो है पूरे पूरे उत्तर के साथ बताने वाले हैं। आप सभी लोग यानी कि अगर 7 मार्च के आप लोग 7 मार्च को 1 घंटे पहले भी जिस स्टूडेंट ये पेपर को देखेगा, ठीक है, वो सभी बच्चे जो है 70 में 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में क्लास 10th एसएसटी में सोशल साइंस में फोड़ करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में देखिए आप सभी को कुछ निर्देश दिया है, इसको पढ़ लेना काफी जरूरी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग निर्देश दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ जो है 20 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को OMR शीट में भरना है। OMR शीट पे एक बार आप लोग उत्तर को अंकित कर दिए तो उसको ये काटना है, इरेज करना, व्हाइटनर का यूज नहीं करना। इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें 50 अंकों का क्वेश्चन है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड है, यानी 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि यहाँ पे मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है, यानी कि 2 भाग है। यहाँ पे पार्ट ए है और पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए में 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में यहाँ पे 5 क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगला यहाँ पे कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आपको संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, यानी ये जो आप सभी को ये मानचित्र है ना, इसको आप सभी को यानी जो यहाँ पे हम कॉपी पर पूरा आंसर लिख करके बताएंगे। ठीक है, उस कॉपी के कहाँ पर आप सभी को लास्ट में इस मानचित्र को, ठीक है, बांधना है, जिससे ये मानचित्र आपके एग्जामिनर के पास तक पहुंच सके और आपको इसका नंबर मिल सके। ठीक है, ये चीजें भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। और इसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र रहेगा, जो आप सभी को नहीं करना है। ठीक है, किनको करना है ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेपर को समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, पूरी एक वीडियो में हम आप सभी को पूरे साल भर की सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इस पेपर को देखने के बाद आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी पेपर की देखने की जरूरत नहीं है, पूरे 70 में 70 आप लोग छाप कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे और ऐसी जैसे हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, बनाएंगे बिल्कुल यही पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, इस तरह से दिया है। पहला ऑटो वान बिस्मार्क,
नेपोलियन, विलियम प्रथम और सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाए थे, ठीक है, वो ऑटो वन बिस्मार्क थे। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। और यहाँ पे अगर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया था, तब यहाँ पे ऑप्शन होगा विलियम प्रथम को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमिका पूछा है तो यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी ने चलाए थे 1920 ईस्वी में। मुख्य कारण जो था वो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप सभी के एग्जाम में वर्णनात्मक प्रश्न भी आता है 4 नंबर का। तो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, 1910 में, 1924 में, 1934, 1929। ठीक है, तो महामंदी का प्रारंभ, महामंदी का मतलब है गरीबी, देश में गरीबी कब आई थी, तो वो 1929 से 1930 के मध्य दशक तक चली थी। तो यहाँ पे शुरू कब हुआ था, तो वो 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन करेक्ट है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी जो बांध है वो भागीरथी एवं भिलंगना, ठीक है, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी का मतलब हो गया कि गर्मी की फसल। ठीक है, जून महीने, मई महीने में होने वाले फसल कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कौन से होते हैं, वो गेहूं होता है। ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वो गेहूं क्या होता है, गर्मी में होता है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, रानीगंज कोयले के खान स्थित है। रानीगंज जो कोयले का खान है वो कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन राइट, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, इसे यानी किसे कहते हैं, तो जैसे ये क्या होता है, ये जो गांव में राशन मिलते हैं, सभी जगह राशन मिलते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, तो वो क्या होता है कि दुकान पे जो चावल 25 रुपए किलो हो, ठीक है, 20 रुपए किलो हो, वो आपको सरकार 2 रुपए में, 5 रुपए में, इस तरह से 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो देती है। ठीक है, सभी को मिलता है, जो भी इसके उम्मीदवार है सभी को मिलता है, जो लेना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपको क्या होता है, कम मूल्य में मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, विदेशी व्यापार यानी विदेशों से जो होता है, देशों से, विदेश में जो व्यापार होते हैं उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है, 2 देशों के मध्य होने वाले। ठीक है, जैसे भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार, ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे, क्योंकि वो 2 देश से व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। यहाँ पे देखिए पुलिस जो है वो राज्य सूची में है, और इसके बाद क्या है, कृषि जो है ये भी राज्य सूची में है, सिंचाई भी राज्य सूची में है, लेकिन ये जो मुद्रा है ये राज्य सूची में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी वो प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके ही शासन काल में हुआ था, और ये राजस्थान के नागौर जिले के, ठीक है, बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ख यानी 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए चुनौती है। लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है, भ्रष्ट नेता, ठीक है, ये भी है, अशिक्षित नागरिक, ये भी है, और यहाँ पे सांप्रदायिकता, ठीक है, ये भी है, यानी कि इसमें से क्या है, ये सभी है। ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। अब देखिए कृषि क्षेत्रक में वो आता है जो कि कृषि मजदूर होता है, ठीक है, किसान होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कृषि क्षेत्रक में आते हैं। तो इनको प्रथम क्षेत्रक में रखा गया। ऑप्शन
करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो विश्व व्यापार जो संगठन की स्थापना हुआ था वो 1995 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, वर्ष 1995 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो वो किस वस्तुओं के लिए है? खाद्य पदार्थ के लिए है, ठीक है, ऑप्शन ग राइट है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे वंदे जो मातरम गीत के रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन ग राइट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपको कंफ्यूजन होगा, आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सही मार दोगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? ये क्वेश्चन देखिए आप सभी के मानचित्र में भी आएगा और यहाँ पे भी आया हुआ है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था, ठीक है, तो वो यहाँ पे वर्ष 1929 ईस्वी को। कब? वर्ष 1929 ईस्वी, ऑप्शन राइट। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1850 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1850 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे संचार का माध्यम वो कहते हैं जैसे, ठीक है, एक स्थान पे लोग हैं, दूसरे स्थान पे काफी दूर स्थान पे है, तो उनसे किस तरह से वो बात करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, तो वो मोबाइल फोन, ठीक है, स्मार्टफोन, यानी उसको दूरदर्शन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है, ठीक है। दूरदर्शन ही ऐसा यंत्र है, ऐसा चीज है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं कि एक स्थान से अपने से कई हजार किलोमीटर के लोगों से तुरंत सेकेंडों में हालचाल कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी मैसेज भेजना है भेज देते तुरंत, तो वो दूरदर्शन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया खंड ब, इसमें 50 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे इसका उत्तर आप सभी को 80 शब्दों में देना है। 80 शब्द का मतलब आपको इसका आंसर 2 पेज में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है और ये 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 पेज में लिखोगे तो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर लिखोगे तो 2 नंबर, प्लस इसको भी लिखोगे तो 2 नंबर, यानी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, काफी अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में लिखना कैसे सब कुछ यहाँ पे हम बता रहे हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में। खंड ब दिया है वर्णनात्मक प्रश्न पहला, इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ पे लिखना है पहला, ठीक है, और आपको हेडिंग डालना है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आपको हेडिंग डालना है फ्रांस की क्रांति। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से और इसमें लिखना है फ्रांस की क्रांति, ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी में लुई 16वां, यानी ये राजा था फ्रांस का उस समय, लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रखा है कारण, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का कारण, तो आपको यहाँ पे कारण हेडिंग डालना है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कारण था दोष युक्त शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी जो वहाँ का शासन व्यवस्था था उसमें दोष पाया गया। तो यहाँ पे क्या दोष था, अब देखिए यहाँ पे ये जितने भी ये फ्रांस की क्रांति जो था वो जो लुई 16वां यहाँ का राजा था उसके फिजूल खर्ची पे आधारित था, ठीक है, यानी वो लुई 16वां और उसकी पत्नी जो थी वो क्या करते थे कि अपने ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्चा करते थे, काफी महंगे महंगे सामान खाते थे, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे चीज खाते थे और काफी विलासिता से अपने जीवन को व्यतीत करते थे और उसमें काफी ज्यादा उनके पैसे लगते थे, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस का पूरा जो पैसा है फ्रांस के वो खत्म हो गए और देश को फ्रांस को चलाने के लिए, ठीक है, शासन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो वो लुई 16वां जो है वो मजदूरों और किसानों पर कर लगाना शुरू कर दिया। कर लगाकर गरीबों पर सोचा कि
पैसा कर के माध्यम से पैसे मिल जाएंगे, जिससे शासन व्यवस्था अच्छे से चलने लगेगी। तो बताइए मजदूर और किसान कहाँ से कर देंगे? वो तो अपने ही और अपने परिवार के लिए ही सिर्फ धन कमा पाते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस के ऐसे जनता में विरोध का भाव उत्पन्न हो गया, वही फ्रांस की क्रांति का कारण बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोषयुक्त शासन व्यवस्था में फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष जो है वो खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में शासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। राज्य स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा कर वसूल नहीं करता था, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले यानी जो अधिक बोलता था, ठीक है, ज्यादा समझदार था, उसको ये व्यवस्था दी गई, व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावनाओं को प्रबल किया। इससे क्या हो गया, फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो गई। इस स्थिति से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गया। ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट दूसरा कारण, 2 कारण पूछ रखा है, वह सामाजिक असमानता। इसमें क्या है कि जो कर व्यवस्था लागू किया गया था वो सबके पर नहीं किया गया था, यानी सभी से कर नहीं लिए जाते थे, सिर्फ मजदूरों और किसानों से लिए जाते थे, गरीबों से, ठीक है। और जो यानी उच्च व्यक्ति थे, उच्च जाति के लोग थे, उनसे, अमीर लोगों से कर नहीं लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो मजदूर और किसान थे उनके अंदर असमानता की भाव उत्पन्न हो गई कि हाँ, यानी यहाँ पे असमानता हो रहा है, सबसे समान रूप से यहाँ पे सबसे कर नहीं लिया जा रहा है, किसी से लिया जा रहा है, किसी से नहीं। ये भी क्रांति का कारण बन गया। आगे देखिए इसमें क्या है, फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय समाज जो था वो 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में कुलीन थे तथा पादरी वर्ग के आता था, जो करों का भुगतान नहीं करते थे, यानी कुलीन और पादरी दोनों कर का भुगतान नहीं करते थे, कर नहीं देते थे, ठीक है। कर का मतलब इनके पर, ठीक है, पैसा इनको देना पड़ता था। जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे, जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। किसान और मजदूर कितना कमा पाएंगे, वो अपने और अपने परिवार के लिए ही सिर्फ कमा पाते हैं। स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे क्या हुआ, फ्रांस का क्रांति का कारण बन गया। तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे हमने आप सभी को बताया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अथवा दिया है। आप लोग पहले क्वेश्चन को कीजिए या यहाँ पे अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसको कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। देखिए गांधी जी 3 आंदोलन चलाए थे, पहला असहयोग, ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनके तीनों आंदोलन के बारे में आपको याद कर लेना है और इसके कारण को भी याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन को कीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन आपको हेडिंग डालना है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, ठीक है, ये मर गए थे। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया जब ब्रिटिश सरकार का मतलब अंग्रेज सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, न्यायालयों में जाना भी बंद कर दिया। तब जाकर के असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी कारण से, ठीक है। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। पहला, स्वराज्य की प्राप्ति करना, यानी स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते थे गांधी जी, और खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। नेक्स्ट है, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना था। और चौथा इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये सब क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा दिया है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता भी है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसी का आंसर लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखना है, ठीक।
इसमें आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए भूक्षरण का मतलब कि मृदा अपरदन, यानी मिट्टियों की जो कटाव होते हैं बाढ़ के पानी से, ठीक है, और भी हवा वगैरह कई तरह से, तो आपको उसको किस तरह से रोकना है जिससे मिट्टियां एक खेत से दूसरे जगह जाकर के न इकट्ठा हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सी उपाय करना है, यही आपको लिखना है। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, ठीक है। भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं। पहला है वन लगाना, यानी वृक्षों को काफी ज्यादा लगाना, ठीक है। वृक्ष में क्या होते हैं, काफी ज्यादा शोर होते हैं जो कि मिट्टियों को जकड़े रहते हैं, इससे मिट्टियां क्या होती है, बहती नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो वन लगाकर मिट्टी के भूक्षरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा घास लगाना। घास में भी कई शोर होते हैं, वो भी क्या करती है, मिट्टियों को रोकी रहती है। तो यहाँ पे घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती है तथा मिट्टी बहने से रोकती है। नेक्स्ट है खेतों में मेड़बंदी करना। खेतों में क्या होते हैं, आप लोग देखेंगे कि मेड़बंदी होता है, मेड़ होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग मेड़ों पर से चलकर भी अपने खेतों में जाते हो। उस मेड़ों पर कोई कोई दाल का भी लगा देता है, जैसे अरहर वगैरह लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि खेतों में मेड़बंदी करना। खेतों के चारों ओर मेड़बंदी कर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। चौथा सीढ़ी नुमा खेत बनाना। सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ी ढलानों पर बनाकर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कृषि के 3 समस्या क्या थे। उत्तर में क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि के 3 समस्याएं इस प्रकार है, ठीक है। ये समस्या है, पहला है उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होती है। यानी देखिए जो भारतीय किसान है वो क्या है, वो उतने अमीर नहीं है, ठीक है, बहुत गरीब होते हैं भारतीय किसान। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने खेतों में अपने फसलों को अच्छे उर्वरक, ठीक है, अच्छी खाद, यूरिया, ज्यादा से ज्यादा डाई, ये सब डाले और अच्छी क्वालिटी के दवा के छिड़काव करे, जिससे उनका जो फसल है वो काफी अच्छा हो, ताजा हरा भरा हो और काफी जल्दी से बड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये यानी कि यहाँ पे कृषि उनका क्या होता है, उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। यानी जो अगर वो, ठीक है, 100 बीज बोएंगे तो उसमें से सिर्फ उनका 50 बीज का ही पौधा बनेगा, बाकी 50 बीज उनके खराब हो जाते हैं, उत्पादकता कम हो जाती है। इससे क्या होता है, फसल उत्पादन भी कम होता है। तो पहला यही कारण है भारतीय किसानों की, वो है कि भारतीय कृषि प्राय मानसून वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, ठीक है, तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय किसान है उनके पास अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, सबमर्सिबल वगैरह नहीं होता है। तो वो जो गर्मी के फसल को लगाते हैं उसमें वो क्या करते हैं, भगवान पे निर्भर होते हैं। उसमें गर्मी में तो वो ज्यादातर किसान जो होते हैं जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं, वो फसल को लगाते ही नहीं है, ठीक है, बारिश के मौसम में ही लगाते हैं। अगर भगवान पे वो पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर होते हैं, अगर भगवान अच्छे से पानी बरस जाए तो उनकी फसल अच्छे से हो जाती है, अगर नहीं बरसेंगे तो फसल उनकी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से मानसून पे निर्भर रहते हैं और वो मृदा की प्रकृति और उर्वरता पर निर्भर होते हैं। कहाँ की मिट्टी अच्छी है, थोड़ा सा उसमें उर्वरता जो है वो काफी अधिक है, इस पर वो निर्भर होते हैं, क्योंकि उनके पास उर्वरक और दवाइयों के लिए इतना पैसा नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह से है। तीसरा क्या है, भारत के किसान का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे क्या है कि भारतीय जो किसान है वो काफी गरीब है, वो इतना सिर्फ कमाते हैं जितना वो अपने और अपने परिवार की पूरी अच्छे तरीके से खर्च चला सके। तो क्या है कि भारतीय कृषि में क्या है कि उनको जैसे खेतों की कई प्रकार से जुताई होती है, ठीक है, 3-4 प्रकार से जुताई होने के बाद तब जाके कोई पौधा लगता है। जैसे पहला जुताई हो गया, मट्टी की पलटाव जिसे कहते हैं, उसके बाद रोटावेटर वगैरह होता है। तो किसान जो होते हैं भारत के, वो सिर्फ जुताई, मट्टी की पलटाव, जो खेत जोतना होता है, सिर्फ उसी को जोत करके वो अपने फसलों को लगा देते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छे तरीके से नहीं चल सकती है। और क्या है कि अभी
कहीं कहीं आपको भारत में अभी भी प्राकृतिक कल्चर देखने को मिलेगी, यानी बैलों से खेतों को जोता जाता है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, तो वो अपने बैलों से ही अपने खेतों की जुताई करते हैं। इससे क्या होता है, भारत की जो कृषि है वो काफी पिछड़ी है अभी, यानी यहाँ पे किसानों की जो जीवन है वो काफी निम्न है, काफी गरीब यहाँ के किसान है। इससे वो आधुनिक चीजों का यूज करके अपनी खेती को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। इस तरह से इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं, वही जो जितने भी, यानी अब इस समय जल छिड़काव के भी अच्छे अच्छे उपकरण आ गए हैं, जो कि भारत के किसानों के पास, सभी किसानों के पास नहीं है, कुछ किसान के पास है। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति, यानी जो उनके परिवार की और अपने परिवार की वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि करते हैं, ठीक है। इतना ही सिर्फ वो कृषि कर सकते हैं। तो ये है भारतीय कृषि के 3 समस्याएं, इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है अथवा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया, आप लोग इसी को ही लिखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त आप सभी को व्याख्या करना है, ठीक है। और अथवा दिया है राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी को कीजिए। तो आपको अंतर किस तरह से लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह से। अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे अथवा लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिखेंगे तो काफी बेटर रहेगा। उत्तर में राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से आपको लिखना है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय व्यापार, दूसरी तरफ आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेडिंग डालना है। यहाँ में राष्ट्रीय व्यापार में पहला हो जाएगा, इस प्रकार का व्यापार जो होता है वो देश के अंदर ही होता है। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, देश के अंदर होता है, जैसे राज्यों के बीच में व्यापार। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये क्या होता है, इस प्रकार का व्यापार 2 देशों के बीच होता है, यानी अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो जाएगा, राज्यों के बीच, यानी उत्तर प्रदेश से व्यापार कहाँ पे हो रहा है, जैसे कोई भी हो रहा है, पंजाब हो रहा है, इस तरह से। तो क्या है कि ये राष्ट्रीय व्यापार है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 देशों के बीच होता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पादन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को भेजा जाता है, ठीक, प्रदेश में भेजा जाता है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत उत्पादन जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। ऐसे तो आपको लिखना है, काफी सरल होता है अंतर लिखना। यह प्रादेशिक असंतुलन को मिटाता है, यह देशों के मध्य असंतुलन को मिटाता है, इस तरह। यहाँ पे राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा अपने अतिरिक्त गेहूं को अन्य राज्यों में भेजते हैं, यह राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, गेहूं अधिक होता है, तो अपने से अतिरिक्त वो अन्य राज्यों में भेजते हैं, उसी को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और भारत अपना अतिरिक्त लौह अयस्क, जो लौह अयस्क है वो भारत कहाँ पे भेजता है, जापान को भेजता है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है। तो आपको 4 नंबर का दिया है, तो आपको 4 अंतर लिखना है, तभी आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, वर्णनात्मक प्रश्न 2, जिसका आंसर आप सभी को 150 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब आपको 4 पेज में इसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी, ठीक है, एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। आपको जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान बताना है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े तथा छोटे राष्ट्रों का उदय हो गया। जब एकीकरण हुआ तो उसमें से क्या हुए, कई बड़े और छोटे जो राष्ट्र थे वो अलग हुए, ठीक है, उनका पहचान हुआ, यानी उनका उदय हुआ। दूसरा है, यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। तीसरा क्या था, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में क्या हुआ, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस प्रवृत्ति ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। क्या कर दिया, अपना निशाना बना लिया युद्ध करने के लिए।
चौथा है यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा। इन उपनिवेशों में विदेशी शासन से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर के बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड और बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं था जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिनके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, ठीक है, जो कि लुई 16वां था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। इतना आपको लिखोगे तभी आपको टोटल 6 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। यानी आपको 4 पेज लिखना है। कितने पेज? 4 पेज से अधिक लिखिएगा लेकिन कम मत लिखिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स ट्विन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? ये भी इसका अथवा है। आप लोग पहले को कीजिए या आप लोग इसको कीजिए। पहले को कीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हमने इसका आंसर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और पहले भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे अथवा है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण आप लोग इसका तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 7वां, संसाधन का अर्थ लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं, चैनल पे है। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है। भारत में पाई जाने वाली जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब भारत में पाई जाने वाली फसल है, उसी पर आपको लिखना है। काफी सरल है, आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना करना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, ये भी तैयार कर लेना आपको उचित उदाहरण की सहायता से। एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, मानचित्र संबंधित प्रश्न। आपको यहाँ पे किस तरह से करना है, कह दिया है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। सही उत्तर और सही अंकन के लिए आप सभी को क्या मिलेगा, आधा प्लस आधा, यानी 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। उत्तर आप लोग सही लिखोगे तो आधा नंबर, और आपको मानचित्र मिलेगा उसमें अच्छे से आप लोग सही से दर्शाओगे इस मानचित्र में तो आधा नंबर, फिर से 1 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, ठीक है। तो आपको कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर 9 का उत्तर, और उसमें क डालकर आपको लिखना है कोलकाता, यानी कोलकाता में अंग्रेजों ने अपना प्रथम राजधानी बनाए थे। तो कोलकाता कहाँ पे है, तो इस भारत के मानचित्र में कोलकाता यहाँ पे है, ठीक है। आपको इस तरह से यहाँ पे शो करना है, पेंसिल से आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। अब देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, तो वो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पे है, तो इसमें गोरखपुर जो है यहाँ पे है, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में गोरखपुर है, ठीक। तो यहाँ पे आपको शो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, वो अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में पड़ता है, तो अमृतसर यहाँ पे है। भारत के मानचित्र में अमृतसर कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको अमृतसर लिखना है। इसको आपको कॉपी में भी लिखना है इसका आंसर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में, ठीक है, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शो करना है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनका कहाँ पे हुआ था,
मुंबई में हुआ था। और मुंबई कहाँ है? मुंबई यहाँ पे है, ठीक है, गुजरात के आसपास में ये मुंबई है, अहमदाबाद और गुजरात के आसपास में। तो यहाँ पे ये मुंबई है, इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है। तो अगर आप लोग इस तरह से पूरा भरते हो तो आपको यहाँ पे 5 नंबर टोटल मिलेंगे, सही सही भरोगे तब। इसके बाद ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं को करना है जिसको कम दिखाई देता है। इसके बाद आपको ख करना है, ये भी 5 नंबर का है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दर्शाना है मानचित्र में नागार्जुन सागर बांध। आपको यहाँ पे जो चिन्ह है इस चिन्ह के माध्यम से ही मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चिन्ह से दर्शाना है नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है वो यहाँ पे स्थित है मानचित्र में। तो आपको इस तरह से चिन्ह बनाकर दर्शाना है, ऐसे यहाँ पे चिन्ह बनाना है और यहाँ पे आप लोग कहीं पर भी जगह मिले यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र। आपको यहाँ पे जो प्लस प्लस का चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र जो है वो उड़ीसा है। और उड़ीसा कहाँ पे है? तो यहाँ पे है मानचित्र में उड़ीसा। तो आपको इस तरह से शो करना है, ठीक है, चिन्ह के द्वारा हमने ऐसे दिखाया। नेक्स्ट है हैदराबाद नगर, चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो हैदराबाद कहाँ पे? ये चेन्नई के आसपास में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह जो है इस तरह से है वृत्त का, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है, आपको इस तरह से सिंबल बनाकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र आपको दर्शाना है, ठीक है, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र। तो कपास उत्पादन का जो एक क्षेत्र है वो गुजरात है। गुजरात में वस्त्र का निर्माण ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे कपास अधिक होता है, ठीक है। तो अहमदाबाद और गुजरात में, यानी आपको इस तरह से इस सिंबल से शो करना है। ऐसे आपको क्या करना है, पूरा मानचित्र भरना है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक रहेगा लिखने के लिए, लिखना है कक्षा 10 पेपर कोड आपको लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अलग से भी हमने मानचित्र भरने का वीडियो बनाया है ट्रिक से, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको भी आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरा मानचित्र वाला क्वेश्चन करना है। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों को ही करना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।